अब मनीषा मैडम को इनवाइट करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि आज आप अपने शब्दों से और अपने ज्ञान से हम सब लोगों को कृतार्थ करें, और हम आपको वचन देते हैं कि आपके वचनों को हम पूरे हिंदुस्तान के जन जन तक फैलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देंगे, ताकि हम देश को स्वस्थ बनाने की दिशा में कुछ कर सकें। तो थैंक यू। ओवर टू मनीषा मैडम। थैंक यू सर। स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपके चरण स्पर्श करते हुए सेशन अपना शुरू करना चाहूंगी। सर आप मतलब ऐसे झाड़ पे चढ़ा देते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो मैंने पता नहीं क्या क्या कुछ अचीव कर लिया। आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है पता नहीं किसके बारे में बात हो रही है। आपने जो कुछ कर लिया उस हमारे लिए आप प्रेरणा है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मतलब मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे आपका सानिध्य मिला, और आपसे मैंने इतनी सारी चीजें सीखी हैं, इतनी सारी चीजें सीखी हैं कि मैं मतलब बयान करने जाऊंगी तो शायद सेशन खत्म हो जाएगा उसी में। एंड आई मस्ट से ईशा, वंडरफुल सेशन। मैंने पहली बार मौका मिला मुझे आपका सेशन अटेंड करने का। व्हाट पावर, व्हाट कन्विक्शन। आई एम सो हैप्पी कि हम इतने ज्यादा आपकी बात मुझे सुनने का मौका मिला, और इतने मन से, इतने उससे आप लोगों को स्वस्थ करने की दिशा में काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ नोट्स ड्यूरिंग योर सेशन, एंड सो आई वुड लाइक टू बिगिन माई सेशन। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज डायरी पेन लेकर के बैठिए। आई एम श्योर आपने ईशा के सेशन को सुना होगा, नोट भी किया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज जो जो बातें आपको याद हैं ईशा मैम के सेशन की, प्लीज आप फटाफट नोट कर लें, और साथ में आप इस सेशन की भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नोट करें। कुछ चीजें आपको कॉमन मिलेंगी, क्योंकि हार्ट कॉमन है, हार्ट के प्रोटोकॉल्स कॉमन है, प्रॉब्लम्स कॉमन है। सो आपको बहुत चीजें ऐसी लगेंगी कि अरे ये तो हमने सुन लिया है ना। तो जब आपको ऐसा लगे कि ये दोबारा ये रिपीट हो रहा है, तब आप डेफिनेटली नोट कर लीजिएगा अपने डायरी में। सो आई विल शेयर माय स्क्रीन। ईशा ने हार्ट अटैक से रिलेटेड और उससे कोई उसके मैनेजमेंट से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। हम क्योंकि न्यूट्रिशन की कैटेगरी में बहुत ज्यादा काम करते हैं, चाहे वो गामा ओरिजिनॉल हो, चाहे न्यूट्रीचार्ज हो, सो प्रिवेंशन की कैटेगरी में जब हम बात करते हैं, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम में से बहुत सारे लोग ना तो डाइटिशियंस हैं, ना न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और ना डॉक्टर्स हैं, लेकिन हम एक आम आदमी हैं। हम वो ताकत है, एक आम आदमी की जो ताकत है वो ताकत है कि हम चाहें तो हम हर एक के जिंदगी से हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड डिजीजेस को मिटा सकते हैं। और आज मैं उसी दिशा में बात करूंगी कि कैसे हम लोगों की इस बात में मदद कर सकते हैं कि वो हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट कैसे कर पाए। सो कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो हैं, उनको आप बदल नहीं सकते हैं। हार्ट अटैक को लेकर के, हार्ट हेल्थ को लेकर के कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको बदलना मुमकिन ही नहीं है। पहला फैक्टर है, और प्लीज आप अपनी डायरी में लिखें, ये वो फैक्टर है जो आपको विरासत में मिलता है, आपके बस में नहीं है इसको बदलना। मगर ये फैक्टर आपको पता रहे तो हमारे बस में है कि हम अपनी हार्ट को लेकर के कुछ डिसीजंस, कुछ फैसले बहुत इजीली ले पाए। पहला फैक्टर है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में हार्ट अटैक, हार्ट प्रॉब्लम्स रहे हैं, तो पॉसिबल है, मुमकिन है कि आपको भी वो प्रॉब्लम हो सकती है। और स्पेशली अगर आपके परिवार में, आपके फर्स्ट लाइन रिलेशनशिप में, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके ब्रदर सिस्टर्स हों, अगर उनको 55 साल की उम्र से पहले हार्ट अटैक या हार्ट डिजीज हुई है तो आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आपके परिवार में ऐसा है तो आपको थोड़ा सा और चौकन्ना रहना जरूरी है। दूसरा फैक्टर है उम्र, इस पर भी हमारा जोर नहीं है। हार्ट डिजीज होने के चांसेस 55 साल की उम्र के बाद पुरुषों में और 65 साल की उम्र के बाद महिलाओं में बढ़ जाते हैं, और ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है महिलाओं में ये रिस्क मेनोपॉज के बाद। तो वैसे तो ये कहा जाता है कि पुरुषों को ज्यादा रिस्क है हार्ट अटैक की या हार्ट डिजीज की, लेकिन मेनोपॉज के बाद में महिलाओं में भी ये खतरा, ये रिस्क बढ़ जाती है। ये तो वो फैक्टर्स हैं जो
हमारे बस में नहीं है। लेकिन अगर हम इनमें किसी भी इन फैक्टर्स के साथ हम जूझ रहे हैं तो हमें अपनी हेल्थ को लेकर के और चौकन्ना रहना है। अब मैं बात करूंगी कुछ उन फैक्टर्स के बारे में जो आपसे ईशा मैम ने भी बात की, कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे बस में हैं, जिनका ध्यान रखना हमारे बस में है। कुछ नंबर्स आप नोट कर लीजिए, ये आप नंबर्स आपकी मदद करेंगे आपके खुद के शरीर को जानने में और आपके खुद की सेहत को बेहतर समझने में। पहला फैक्टर कोलेस्ट्रॉल, जैसा ईशा मैम ने कहा कि आपको हर 3 महीने में एक बार अपना कोलेस्ट्रॉल, और इसको लिपिड प्रोफाइल बोला जाता है, आप अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करवाएं। लिख लीजिए प्लीज लिपिड प्रोफाइल। लिपिड प्रोफाइल में जो नंबर्स आएंगे उनको आप समझेंगे कैसे, कि ये जो लिपिड प्रोफाइल मैंने कराया, रिपोर्ट मेरे सामने आई, तो मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद कैसे समझूं कि क्या सिचुएशन है मेरे शरीर की। लिपिड प्रोफाइल में आपको कुछ ये चीजें दिखाई देंगी। एलडीएल, एलडीएल का मतलब होता है, आसान शब्दों में मैं बताऊं तो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल, जो आपकी आर्टरीज को सख्त बना देता है। तो ये खराब कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल। ये हमेशा आदर्श तौर पर 100 mg/dl से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो ये थोड़ी अलार्म की घंटी है, आपके दिमाग में बजनी चाहिए कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है। और ध्यान रखने के क्या तरीके हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। अगर ऑलरेडी आपको हार्ट अटैक हो गया है और आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो जाहिर है आप अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल लगातार चेक करवा रहे होंगे। हार्ट अटैक होने के बाद में बेहतर ये रहेगा, आदर्श तौर पर 70 mg/dl से नीचे आपका कोलेस्ट्रॉल खराब वाला एलडीएल होना चाहिए। फिर आते हैं एचडीएल पर। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये आपकी आर्टरी से कोलेस्ट्रॉल को निकाल करके लिवर की तरफ भेज देता है कि ताकि वो वहां से शरीर से बाहर निकल जाए। अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाना मुश्किल होता है, इसीलिए ईश्वर की कृपा है कि इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम है। 60 mg/dl या उससे बढ़ा हुआ होना चाहिए। मिनिमम 60 mg/dl आपका एचडीएल अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो आपके लिपिड प्रोफाइल में आएगी वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स को अगर मैं बिल्कुल आम शब्द में बात करूं तो ये फैट है बॉडी में, और ये फैट जो है आपकी बॉडी में 150 mg/dl से कम होना चाहिए। ये रेफरेंस वैल्यूज हैं, ये आप लिख करके रख लें अपने पास में। और टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपका किसी भी वक्त 200 mg/dl से कम होना चाहिए। ये आप आंकड़े, थोड़ा सा रेफरेंस वैल्यूज आप अपने दिमाग में रखें। उसके बाद आते हैं दूसरा फैक्टर जो आपके कंट्रोल में है, वो है स्मोकिंग। अगर आप बाय एनी चांस सिगरेट, बीड़ी, ई सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो रिस्क बहुत ज्यादा है। और अगर आप ये कहें मुझसे कि मैं तो स्मोकिंग नहीं करता या नहीं करती, वेरी गुड, ऑसम, लेकिन आपके आसपास भी अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो भी आपको हार्ट पर इफेक्ट आने का रिस्क बढ़ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप उन जगहों से भी दूर रहें जहां पर स्मोकिंग होती है। जो लोग स्मोक कर रहे हैं उनसे आप अपने आप को दूर रखें तो बेहतर है। पैसिव स्मोकिंग मतलब मैं स्मोक तो नहीं कर रही, लेकिन कोई और स्मोक कर रहा है तो उसका धुआं जो मेरे अंदर जा रहा है वो भी मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा फैक्टर अल्कोहल, शराब। ये फैक्टर्स आप इसलिए भी लिख कर रखें कि आप अपनी सेहत के साथ साथ जब हम किसी और, हम तो क्या बोलते हैं, एम्बेसडर्स हैं हेल्थ के, तो जब हम किसी और की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए उनसे बात करें तब इन फैक्टर्स पर आप बात कर पाए, इसलिए भी ये फैक्टर्स आप लिख करके रखें। अल्कोहल, शराब का सेवन, मदिरा का सेवन अगर कोई कर रहा है तो वो रिस्क, हार्ट डिजीज की रिस्क को बढ़ा देता है, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारे शरीर में अवशोषित ही नहीं हो पाते हैं अगर शराब का सेवन कोई करता है तो। और शराब के सेवन से वेट बढ़ता है, और वजन बढ़ने से, अभी आपने ईशा मैम को भी सुना कि वजन को नॉर्मल लिमिट में रखना जरूरी है, वजन बढ़ने से भी हार्ट का रिस्क बढ़ जाता है।
चौथे पॉइंट पर आते हैं, हाई ब्लड प्रेशर। अभी जैसे ईशा मैम ने बोला, सप्ताह में एक बार आप दिन बना लीजिए कि हाई ब्लड प्रेशर चेक होना चाहिए। तो बिल्कुल आप कोई भी एक दिन तय कर लीजिए, आप खुद चेक कर पाए, बहुत अच्छी बात है, ना कर पाए तो कोई भी आपके आसपास डॉक्टर हो, कोई भी आपके पास कंपाउंडर हो जिनको मैनुअल तरीके से ब्लड प्रेशर मेजर करना आता हो, तो आप प्लीज उनसे ब्लड प्रेशर अपना मेजर करवाएं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है? नॉर्मल ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है 120/80, 120/80। 50 साल के बाद अगर 120/80 से लेकर के 130/89 आपका ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो इसको प्री हाइपरटेंसिव माना जाता है। मतलब आप हाई ब्लड प्रेशर की बिल्कुल प्री वाली स्टेज में हैं। अगर आप का जो है 50 साल के बाद में 115/75 से ज्यादा है, तो हर 20/10 mm/Hg, मतलब 20/10 अगर वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी हार्ट डिजीज की रिस्क बढ़ती जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपका अगर 120/80 और आपकी उम्र 50 साल हो चुकी है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 50 साल से नीचे है और आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है, तो आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। और अगर उससे ज्यादा है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, आपको कुछ मेडिकेशन, कुछ सप्लीमेंट्स इस तरफ आपको, और लाइफस्टाइल चेंज की तरफ आपको बढ़ना होगा। पांचवा फैक्टर, डायबिटीज। ईशा मैम इस पर बात कर चुकी हैं। आपका शुगर लेवल हमेशा 125 mg/dl से कम होना चाहिए। आइडियल है 100 mg/dl से कम हो दिन के किसी भी वक्त। ओवरवेट पर भी ईशा मैम बात कर चुकी हैं, वजन आपका काबू में रहना चाहिए, इसलिए मैं उस पर बात नहीं करूंगी। फिजिकल एक्टिविटी पर भी ईशा मैम ने बात की। तो ऑफ कोर्स एक फिजिकल एक्टिविटी जो आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी वक्त का इन्वेस्टमेंट तो ऑफ कोर्स रहेगा, मगर बिना किसी पैसे के इन्वेस्टमेंट के दिन में किसी भी वक्त कर सकते हैं, वो है वॉकिंग। वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, ये तीनों में से कोई भी एक्टिविटी आप दिन के किसी भी वक्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अनहेल्दी डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ईशा मैम ने भी बात की प्लांट बेस्ड डाइट पर, और आगे मैं आपको कुछ डाइट के टिप्स दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ, उस पर हम बात करेंगे। स्ट्रेस कम होना चाहिए, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी ऑक्सीडेंट्स का इकट्ठा होना भी हानिकारक है हमारे लिए। तो हमें कोशिश करनी है कि हम ऑक्सीडेंट्स को भी अपने शरीर में इकट्ठा न होने दें। ये तो थे हमारे रिस्क फैक्टर्स। अब मैं बात करना चाहती हूँ सोल्यूशन पर। सोल्यूशन क्या है, कैसे मैं अपनी हार्ट हेल्थ को काबू में रख सकती हूँ, उसका ध्यान रख सकती हूँ। पहला सोल्यूशन है, और आप प्लीज लिख लीजिए इसको, नींद। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद, एक साथ लंबी नींद हर रात को बहुत जरूरी है। इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, 7 से 8 घंटे, गहरी नींद, लंबी नींद। मतलब ऐसे नहीं कि टूट टूट के आ रही है, मैं 4 घंटे दिन में सो ली, 2 घंटे में दोपहर में सो ली, ऐसा नहीं। एक साथ 7 से 8 घंटे की नींद, गहरी नींद, और हर रात को नींद। और एक्सरसाइज, जिस पर हमने बात की, रोज करना जरूरी है। सप्ताह में 3 बार, 5 बार, 6 बार, नो, एवरी डे। वॉकिंग कीजिए, स्विमिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, 30 मिनट की एक्सरसाइज हर रोज होनी ही चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा रूटीन होना चाहिए जैसे आपका खाने का रूटीन होता है ना, कि अरे मैंने आज खाना नहीं खाया, मुझे किसी भी तरह खाना खाना है। तो उसी तरह से आपके मन में होना चाहिए, अरे आज मैंने एक्सरसाइज नहीं की, मुझे करनी है। दूसरी तरह की एक्सरसाइजेस जो हमें करनी चाहिए वो है बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। आप योगा करें, आप स्क्वाट करें, आप जिम में जाएं, 10 मिनट हर ऑल्टरनेट डे एक्सरसाइज करनी चाहिए। ईशा मैम ने एक बात और की जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने ये कहा कि जब आप जिम जाएं या आप एक्सरसाइज करें, आपको पता होना चाहिए कि आप ओवर एक्सर्ट तो नहीं कर रहे अपने हार्ट को। डिसाइड करें कि आपको कहाँ तक एक्सरसाइज करनी है। इसके लिए आपको मैं एक फॉर्मूला दे रही हूँ, लिखिए प्लीज आप। जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वॉक करें, जिम में जाएं,
साइकिलिंग करें, कोई किसी भी तरह की एक्सरसाइज, आपके पास पानी की बोतल और नैपकिन, ये 2 चीजें आई एम श्योर आपके पास हमेशा होती है। तीसरी चीज आप रखना शुरू करें, ऑक्सीमीटर। कोविड के वक्त हमने ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करना शुरू किया और हम सबके घरों में तब ऑक्सीमीटर खरीदे गए। तो वो ऑक्सीमीटर ढूंढें, निकालें, सेल एक्सपायर हो गया तो चेंज करें, ऑक्सीमीटर खराब हो गया तो नया मंगवाएं, मगर ऑक्सीमीटर रखें आप। ऑक्सीमीटर से करना क्या है? ऑक्सीमीटर से आपको अपनी हार्ट रेट को मेजर करना है। अब पता कैसे चलेगा कि मेरी हार्ट रेट लिमिट में है या नहीं? उसके लिए एक फॉर्मूला दे रही हूं मैं आपको। नंबर लिखिए 220। 220 में से आप अपनी जो उम्र है उसको माइनस कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी उम्र है 20 साल, तो आपने 220 में से 20 माइनस कर दिया, 200 आपके पास नंबर आया। इस नंबर का 50% और 85% कैलकुलेट कर लीजिए। 50% आपकी हार्ट रेट की लोअर लिमिट हुई, इंड्योरेंस हार्ट रेट इसको बोलते हैं, जो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर सकती है, और 85% इसकी हायर लिमिट हुई, मतलब 100 से लेकर के 170 तक आपकी हार्ट बीट जा सकती है। मतलब ऑक्सीमीटर पर जब तक 170 दिखा रहा है तब तक आप ठीक है, 170 से ऊपर गया तो आपके दिमाग में अलार्म बजना चाहिए, हार्ट इज गेटिंग ओवर एक्सर्टेड, मुझे नीचे आना है, मुझे इमीडिएटली मतलब उसी क्षण मुझे एक्सरसाइज को बंद करना है, धीरे हो जाना है, ताकि मेरी हार्ट रेट धीरे धीरे नीचे आ जाए। सो ये फॉर्मूला मैं रिपीट कर रही हूं, 220 माइनस माई एज, मेरी उम्र, और वो जो नंबर आएगा उसका 50% विल बी द लोअर लिमिट और 85%, 85% होगा हायर लिमिट आपके हार्ट रेट की। सो आप ऑक्सीमीटर हमेशा अपने पास रखें। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेस की बात की, ईशा ने भी बात की, मैंने भी बात की कि हमें अपने स्ट्रेस को जो है वो सही रखना है। कुछ उन्होंने आपको चीजें बताई कि क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें मैं आपको बता रही हूँ, नोट कर लीजिए प्लीज। सबसे पहला, अपने आप को खुश रखिए। खुश रखने के जो तरीके आपको समझ में आते हैं, म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, दोस्तों के साथ बात करना है, मूवी देखनी है, थोड़ी देर अपने आप अकेले हंस लेना है, कोई चुटकुला सुन लेना है, व्हाट्सएप पे कोई स्टूपिड वीडियो देख लेना है, जो आपको ठीक लगता हो, जो आपको अंदर से वो जो एक खिलखिलाहट वाली हंसी होती है वो आने में जो मदद करे वो करिए। दूसरा, कोई एक हॉबी जरूर डेवलप करके रखिए, चाहे वो रीडिंग हो, राइटिंग हो, गाने सुनना हो, गाने गाना हो, भजन सुनना हो, डांस करना हो, बातें करना हो, कोई भी एक हॉबी, गार्डनिंग करना हो, खाना बनाना हो, कोई भी हॉबी जो आपको पसंद हो वो आप डेवलप करके रखिए प्लीज। और रोजाना दिन में एक बार उस हॉबी पर जाइए जरूर। ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, दिन में एक बार उस हॉबी को टच जरूर कीजिए, दिन में एक बार वो काम जरूर कीजिए। तीसरा, दोस्त बना के रखिए, बहुत सारे दोस्त। आपने वो एयरटेल का ऐड सुना होगा, हर दोस्त जरूरी होता है। सो वो दोस्त जिसके साथ आप बाहर घूमने जा सकें, वो दोस्त जिसके साथ आप दिल की बात कर सकें, वो दोस्त जिसके साथ आप डांस कर सकें, वो दोस्त जिसके साथ आप खिलखिला के हंस सकें, वो दोस्त जिसके साथ आप घूमने जा सकें। तरह तरह के दोस्त बना के रखिए प्लीज। चौथी, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए। सामने वाले को अच्छा महसूस करवाते रहेंगे तो आप अपने आप में अच्छा महसूस करते रहेंगे। पांचवा, रोज कुछ पढ़िए, एक पेज जरूर पढ़िए, चाहे किसी भी किताब का पढ़ें, पढ़िए जरूर। चाहे आप कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, आप कोई किताब पढ़ें, आप कोई व्हाट्सएप पर कुछ करें, आप पढ़िए जरूर। चौथा, डांस करिए, गाइए, डांस आता हो नहीं आता हो, बाथरूम सिंगर बन जाइए, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपको अंदर से खुशी देगी। सातवां, सोने से पहले अपने स्ट्रेस को, अपने इमोशंस को खाली करके सोइए। ये डस्टबिन है आपका मन जो इकट्ठा करता है चीजों को। रात को खाली करके सोइए, सुबह उठें तो बिल्कुल नए फीलिंग के साथ, नए खाली ग्लास के साथ उठिए। डाइट पर आते हैं, और ये कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सिर्फ डाइट की कुछ प्रिंसिपल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला,
प्रोसेस्ड और फ्राइड फूड्स, जो भी तला हुआ खाना है, जो भी प्रोसेस किया हुआ खाना है, उसको प्लीज आप अवॉइड करें। फाइबर रिच खाना खाइए जिसमें रेशा है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन, नट्स, ये सब खाइए। जितने भी हाई शुगर वाली चीजें, चाहे टॉफी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है, जो आपकी जबान को बहुत पसंद आता हो, मेरा रूल ये है कि जो चीज खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उस पे लिमिट लगाइए। वापस रिपीट कर रही हूँ, जो चीज खाने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है उसको कम खाना है। सॉल्ट, अभी आपको ईशा ने भी बताया, सॉल्ट अपने भोजन में कम कीजिए। अपने खाने में सारे कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स शामिल कीजिए, लाल से लेके हरा से लेकर पीला से लेकर बैंगनी, सब कुछ, सारे कलर्स शामिल कीजिए अपने हार्ट को ठीक रखने के लिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लीज इसको बड़े बड़े अक्षरों में नोट कीजिए। हम लोग खाना बहुत हेल्दी खाना शुरू भी कर देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में ये रहता है क्योंकि मैं बहुत हेल्दी खा रही हूँ या खा रहा हूँ तो मैं 2 लोगों के हिसाब से, मतलब 2 लोगों जितना खाना भी खा लूं तो चलेगा। नहीं, 80% आपका पेट भर जाए, खाना बंद कर दीजिए प्लीज। सो खाने की वैरायटी भी लिमिट करनी है और खाने की क्वांटिटी, मात्रा भी लिमिट करनी है। 80% आपका पेट भर जाए, उसके बाद चाहे आपके प्लेट में खाना बचा हो, मत खाइए। पेट को डस्टबिन मत बनाइए, उतना ही लीजिए जितना आपको पता हो कि मेरा, जितनी भूख आपको लग रही है ना कि मैं आज 2 चपाती या 3 चपाती खा सकती हूँ, प्लीज 3 चपाती की इच्छा हो रही है, 2 ही लीजिए अपने प्लेट में। बैलेंस डाइट खाइए, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर, मिनरल, सब कुछ होना चाहिए। PVMFO हमेशा याद रखिए। अगर दिन भर में आपकी बॉडी में, डाइट में PVMFO नहीं गया तो इसका मतलब इनकम्प्लीट रह गई आपकी डाइट। कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी आपके हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, रोज पीजिए। दिन में 3 बार से ज्यादा खाना मत खाइए। अब आप बोलेंगे बाप रे, मतलब खाना भी थोड़ा कंट्रोल में खाओ, वैरायटी कंट्रोल में कीजिए, कम खाइए और टाइम भी। बिल्कुल 3 बार से ज्यादा खाना नहीं खाना, हर बार इस 80%, 80% से ज्यादा भर के पेट नहीं खाना, और तीसरा, बहुत लिमिट में आपको वैरायटी खानी है। और ऑफ कोर्स स्मोक नहीं करना है, पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करना है, और मदिरा का सेवन नहीं करना है। अब बात करते हैं सप्लीमेंट में क्या ले सकते हैं हम। पहली चीज जो आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आपकी हार्ट प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है, वो है ओमेगा 3। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक पॉइंट को अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, वक्त की कमी है। तो आप, ये पॉइंट्स हैं, ये सब हार्ट हेल्थ को, ये सब एक तरह से हार्ट हेल्थ को कम करने में ओमेगा 3 के ये फायदे हैं, बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा 3। उसी तरह से DHA बहुत सारे फायदे पहुंचाता है हार्ट हेल्थ में। ये 4 फायदे आपके सामने, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखें प्लीज। और तीसरी चीज जो बहुत फायदा पहुंचाती है वो है आइसोलेटेड सोय प्रोटीन। वो आपके आइसोलेटेड सोया प्रोटीन की बात कर रही हूँ, सोयाबीन की बात नहीं कर रही हूँ, सोया प्रोटीन की भी बात नहीं कर रही हूँ। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन आपकी हार्ट हेल्थ को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और चौथा न्यूट्रिएंट जो आपकी हार्ट हेल्थ में बहुत काम आएगा वो है गामा ओरिजिनॉल। सो ये 4 न्यूट्रिएंट्स हैं, ओमेगा 3, DHA, सोया आइसोलेटेड प्रोटीन और गामा ओरिजिनॉल, जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो आइडियल डोसेज क्या है, कितना मुझे दिन में ओमेगा 3 लेना चाहिए, कितना मुझे DHA लेना चाहिए, कितना मुझे आइसोलेटेड सोया प्रोटीन लेना चाहिए, कितना मुझे गामा ओरिजिनॉल लेना चाहिए। ओमेगा 3 आपको प्रिवेंशन के लिए लेना है तो पुरुषों को रोजाना 1.8 ग्राम्स पर डे लेना चाहिए, 1.8 ग्राम, और महिलाओं को रोजाना 1.1 ग्राम रोजाना लेना चाहिए। ये प्रिवेंशन की बात कर रही हूं। अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ा हुआ है, आपको याद होगा मैंने बात की थी ट्राइग्लिसराइड लेवल की, अगर ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़े हुए हैं तो आपको रोजाना 2 ग्राम से 4 ग्राम ओमेगा 3 लेना चाहिए। ये रिसर्च्ड, आपको क्लिनिकली
प्रूवन फैक्ट आपको मैं बता रही हूँ। DHA कितना लेना चाहिए प्रिवेंशन के लिए? 1 ग्राम पर डे। और आइसोलेटेड सोय प्रोटीन कितना लेना चाहिए अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए? 25 ग्राम से 50 ग्राम पर डे। गामा ओरिजिनॉल कितना लेना चाहिए? 100 mg से 300 mg पर डे आपके हार्ट को ठीक रखने के लिए। तो क्या मेरे पास एक हार्ट हेल्थ पैकेज है किसी को बताने के लिए? बिल्कुल, आप में से सबके पास में एक हार्ट हेल्थ पैकेज है, और इसका प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका हार्ट हेल्थ पैकेज है जिसको आपको सभी को बताते जाना है। बीसी सर ने कहा अभी, आप वो वीडियो सबको भेजें और बताएं कि आप ये 10 लोगों को भेजें और बताएं कि आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है। उस वीडियो के साथ प्लीज ये हार्ट हेल्थ पैकेज भी साथ में भेजिए कि ये हम आपकी मदद कर सकते हैं आपके हार्ट को सही रखने में। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA, न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट और गामा ओरिजिनॉल, ये आपका हार्ट हेल्थ पैकेज है फॉर मेन। और इससे आपके बिजनेस को भी फायदा होने वाला है। आपको ये सब, मैंने न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट डबल काउंट किया क्योंकि 1 महीने में 2 पैक्स लगते हैं, तो 2738 का पीवी आप जो है ये एक हार्ट हेल्थ पैकेज से आप कमा सकते हैं, और रिटेल मार्जिन आप 940 रुपए का कमा सकते हैं इस हार्ट हेल्थ पैकेज से। तो क्या कोई हार्ट हेल्थ पैकेज महिलाओं के लिए भी है? बिल्कुल है। न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज DHA, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट और गामा ओरिजिनॉल, ये है आपका महिलाओं के लिए हार्ट हेल्थ पैकेज। और प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए। इससे क्या मिलने वाला है मुझे? दूसरों की भलाई करने का मौका तो हमें डेफिनेटली मिल रहा है, साथ ही में पीवी, रिटेल मार्जिन, सब कुछ कमाने का मौका भी मुझे मिल रहा है। सो एंड में मैं आपसे जो ईशा ने कहा वही चीज रिपीट करना चाहती हूँ। जिंदगी में कुछ चीजें, पैसा, बिजनेस, सब चीजों से ऊपर होती है, और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य रक्षा, जन जन की स्वास्थ्य रक्षा, तो आप जन जन तक पहुंचे। और एक और बात मुझे याद आई, जो हमने TC सर की वाइफ की याद में सरोज छाबड़ा मेमोरियल ट्रस्ट हमने शुरू किया, और उसमें एक बात जो बताई गई थी कि हम एम्बुलेंस को लेकर के एक ड्राइव शुरू कर रहे हैं कि आप एम्बुलेंस को जरूर रास्ता दें। अभी जब ईशा मैम ने बताया कि जब आप गोल्डन आवर, जो 1 घंटा होता है जिसमें आप किसी इंसान को बचा सकते हैं, उस गोल्डन आवर का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आप इकोस्प्रिन और आप गामा ओरिजिनॉल दें और उस पेशेंट को आप हॉस्पिटल पहुंचाएं। वो गोल्डन आवर अगर रोड पर खराब हो गया तो वो जान चली जाएगी, और वो रोड पर अक्सर खराब होता है क्योंकि हम एम्बुलेंस को जगह नहीं देते हैं। बड़े बड़े शहरों में तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, जहाँ ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हम एम्बुलेंस को जगह नहीं देते हैं। तो आज जब हम ये प्रण ले रहे हैं कि हम अपनी हार्ट हेल्थ और अपने जान पहचान की सब लोगों की हार्ट हेल्थ को हम अच्छा रखेंगे, साथ में ये भी प्रण लीजिए, एम्बुलेंस का सायरन बजा तो आपकी कोई भी मीटिंग हो, आपका कोई भी काम हो, आप प्लीज उस सब को दिमाग में से निकाल करके अपनी गाड़ी को आप लेफ्ट में रखें, ताकि एम्बुलेंस आपके राइट साइड से पास हो सके। एम्बुलेंस को जगह देते रहिए प्लीज। पता नहीं आपकी जगह देने से किसकी जिंदगी बच जाए, जिसको आप जानते नहीं है, जिसको आपने इकोस्प्रिन भी नहीं दिया, आपने गामा ओरिजिनॉल भी नहीं दिया, जिसके प्रिवेंशन के लिए भी आपने कुछ नहीं किया, जिसको आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पता नहीं किसकी जिंदगी बचाने में हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाए। सो इसी के साथ मैं आप सबसे ये वादा चाहती हूँ कि आप न सिर्फ अपने दिल का ध्यान रखेंगे, बल्कि आप अपने आसपास के सभी के दिलों का ध्यान रखेंगे, ताकि हम सबके दिलों में राज कर सकें। और ये वादा मुझे आप सबका डिजिटली हैंड रेस करके चाहिए प्लीज। हाथ ऐसे खड़ा करके नहीं, डिजिटली हैंड रेस करके आप सबसे मुझे ये वादा चाहिए। और ये वादा हम अपने आप से भी कर रहे हैं। थैंक यू सर, ओवर टू यू।